अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शन कॉलिंग को देखेंगे कि फ़ंक्शन कॉलिंग किस तरह होती है। बेसिकली हम लोग ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग करते हुए भी आए हैं, तो आज इसको हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेंगे। आज इसको हम लोग ज़रा थोड़ा सा देख लेंगे कि फ़ंक्शन कॉलिंग होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग हमारे पास यूज़ होती है एक फ़ंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक है, जब भी हम लोग एक फ़ंक्शन को कॉल करते हैं तो प्रोग्राम का जो नॉर्मल कंट्रोल है वो डायरेक्टली कॉलिंग स्टेटमेंट से डायरेक्टली उस कॉल्ड फंक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमारे पास वो सारा सीक्वेंस वाइज फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और जैसे ही उसकी एंडिंग ब्रैकेट मिलती है या एंडिंग हमें रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है, वो क्या करता है कि वो वापस उसी स्टेटमेंट के ऊपर रिटर्न कर देता है जिस जगह से वो कॉल होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो सिनेरियोज़ होते हैं। एक सिनेरियो ये होता है कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और एक सिनेरियो ये होता है कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी अगर हमने उसके साथ जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड लगाई हुई है। तो जब वॉइड लगाई होती है तो फिर ये होता है कि हमारे पास जिस स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, जब कंट्रोल रिटर्न होता है तो उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर रिटर्न होता है। ठीक है, और जब हम लोगों ने कोई एक वैल्यू रिटर्न की होती है तो हमारे पास जो फंक्शन कॉलिंग जब कंट्रोल रिटर्न होता है तो वो हमारे पास उसी स्टेटमेंट की जगह रिटर्न होती है। जैसे आप लोगों को मैंने ग्रेटर वाला एक फंक्शन प्रोग्राम करवाया था, वो क्या हो रहा था कि हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी, तो वो जिस जगह से कॉलिंग स्टेटमेंट है वो वहाँ पर लाकर आप अपनी वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो कॉलिंग फंक्शन के लिए या फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें सिंपली उसका पैरामीटर उसमें पास करने पड़ते हैं, और उसका नेम लिखना पड़ता है, और उसके साथ उसके पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उससे पहले हम लोगों को एक वैल्यू रखनी पड़ेगी या एक कंटेनर रखना पड़ेगा जो फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है उसको स्टोर करने के लिए। तो होपफुली आप लोगों को इससे थ्योरी से कुछ समझ आ भी गई होगी। तो इसलिए इसके प्रोग्राम हम लोग जो हैं वो स्किप कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो देखते आए हैं। ठीक हो गया, तो फंक्शन कॉलिंग को हम लोग वैसे भी देखते आए हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स के अंदर। हम लोग इसको बार बार फंक्शन कॉल ही कर रहे थे। कभी कभार हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा था, और कभी ये हो रहा था कि हमारे पास फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, हमारे पास डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी। जैसे अगर आप लोग वेलकम वाली एग्जांपल को आप लोग अगर रिवाइज़ करें तो उसमें ये सिचुएशन थी। अब हम लोग जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन डिक्लेरेशन जो होती है वो हमारे पास, इसको समटाइम्स प्रोटोटाइप भी कहते हैं। वैसे जनरली जब आप फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो आप लोग मेन फंक्शन से पहले और इंक्लूड स्टेटमेंट के बाद इन दोनों के दरमियान में आप अपना फंक्शन लिख सकते हैं। तो फंक्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने एक ही फंक्शन बनाना है। एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मल्टीपल फंक्शन जब आप लिखेंगे तो आपकी जो मेन फंक्शन है, जो एक्चुअली जिसमें आपने कोड लिखना है, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं। जो हमारे पास फंक्शन हेडर होता है वो बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। उसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, और उसके बाद हमारे पास पासिंग पैरामीटर्स होते हैं अगर कोई है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन के जो एक्चुअली हमारे पास डेफिनेशन है उसमें फ़र्क थोड़ा सा होता है। थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है कि फंक्शन जो हमारे पास डिक्लेरेशन है उसके अंदर हमारे पास बॉडी ऑफ फंक्शन नहीं होता। हम लोग डायरेक्टली कॉल के बाद डायरेक्टली सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये मैं आप लोगों को आगे एक एग्जांपल के थ्रू दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली कंपाइलर को ये बताती है कि हमारे पास ये फंक्शन पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोग्राम के मेन के नीचे आप कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर जो है मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, और वो डायरेक्टली जैसे ही उसको पढ़ता है फंक्शन को, तो वो क्या करता है, वो सर्च करता है मेन से ऊपर ऐसी स्टेटमेंट जिसमें फंक्शन हमारे पास डिफ़ाइन हुआ हो। जब उसको नहीं मिलता तो वो एरर देता है। तो ये हम लोग एक एग्जांपल में देख भी लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ये होता है कि हम लोग उसके अंदर एक प्रोटोटाइप या फंक्शन का हेडर
मेन से ऊपर लिख देते हैं और फिर फंक्शन को नीचे डिफ़ाइन कर देते हैं। उससे होता ये है कि हमारे पास रीडेबिलिटी कोड की बढ़ जाती है, हम लोग मेन फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, हमारे पास मेन फंक्शन सबसे ऊपर हो जाता है जो कि एक्चुअली में एग्जीक्यूट होता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो जो हमारे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप है उससे पता चल जाता है कि हमारे पास कंपाइलर को भी पता चल जाता है और हमें भी पता चल जाता है कि हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन इसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा फंक्शन की थोड़ी सी बता दूं कि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये जिस तरह आप लोगों ने मेन फंक्शन हम लोगों को मेन फंक्शन से पहले हम लोग जिस तरह बनाते थे, जैसे ये फंक्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है सम वाला, वो क्या कर रहा है कि दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन थी, ठीक है। इसको पहले हम लोग लिखते थे मेन फंक्शन से पहले, लेकिन अब लिखेंगे इसको मेन फंक्शन के बाद, और इसकी जगह हम लोग इसकी प्रोटोटाइप या इसकी डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले लिख देंगे। तो अब होगा क्या, कंपाइलर जैसे ही मेन के अंदर वो फंक्शन कॉल हुआ होगा तो वो पहले डायरेक्टली ऊपर जाएगा, उसको देखेगा कि क्या इसकी प्रोटोटाइप एग्जिस्ट कर रही है। अगर प्रोटोटाइप एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो उसको डायरेक्टली कहेगा कि अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में या इस पूरी फाइल के अंदर मेरे पास कहीं ना कहीं ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो वो फिर पूरी प्रोग्राम की पूरी फाइल को सर्च करता है और अगर उसको फंक्शन मिल जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग ये कर लेते हैं कि डेव के ऊपर रन कर लेते हैं। बेसिकली कॉल स्टेटमेंट भी आप लोगों को उधर से ही समझ आ जाएगी, बेसिकली हम वो तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग डेव के ऊपर रन कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं डेव के ऊपर। हाँ जी, तो ये मैंने डेव ओपन कर लिया है। अब काम ये करते हैं हम लोग कि पुराना जो तरीका था हमारा, हम लोग वो फॉलो कर लेते हैं। उसमें क्या होता था कि हम लोग मेन से ऊपर फंक्शन डिफ़ाइन करते थे। लेट्स से हम लोग एक मेन से ऊपर एक वॉइड लिख लेते हैं। वॉइड मीन नथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसके बाद मैं ये कर लेता हूँ कि पावर का एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, कोई डिफरेंट अब करते हैं, ठीक है। एक मेरे पास एंड एक्सपोनेंट हो गया और उसका एंड एक होता है हमारे पास बेस बी और एक होता है एक्सपोनेंट जिसको मैं एक्स से डिनोट कर लूँ, ठीक है। ये करेगा क्या कि ये मेरे पास बी के ऊपर एक्स की पावर जो है वो बी के ऊपर एक्स की पावर लगाएगा, ठीक है, और हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एंड करके हमारे पास एक वो होना चाहिए वेरिएबल जो हमारे पास पावर का रिज़ल्ट स्टोर करे। तो मैं एक पी नाम का एक रख देता हूँ जिसको मैं 1 असाइन कर देता हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि वो 1 इसलिए असाइन किया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग 1 असाइन करते हैं और एडिशन के अंदर हम लोग 0 करते हैं, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, वो आप लोग उसको नोट कर लें। अच्छा जी, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, हमारे पास अपर बाउंड डिफाइन है x तक, लेस देन x तक जाएगा, ठीक है, और i प्लस प्लस कर देंगे। नहीं, यहाँ पर इक्वल्स टू लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट करते तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, लेस देन x लगाते हैं। अच्छा जी, तो इसमें करना यह है कि हमारे पास जो b की पावर है वो x टाइम्स करनी है, तो p मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b कर देंगे, ठीक है, यानी b को p के साथ मल्टीप्लाई कर कर अगेन p में स्टोर कर देना और एट दी एंड हमारे पास यहाँ पर प्रिंट एफ करके आउटपुट डिस्प्ले कर दें। स्लैश एन लगा देते हैं पावर, या इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि परसेंटेज डी की पावर, ये बेसिकली पावर का साइन होता है कैरेट ऑपरेटर, परसेंटेज डी की पावर परसेंटेज डी इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक हो गया। तो यहाँ कॉमा लगा कर पहले हम लोग लिख देंगे परसेंटेज डी जो कि हमारे पास बी है, उसकी पावर अगर उसकी पावर एक्सपोनेंट में वो हमारे पास क्या होगी, पी होगी, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये जस्ट आउटपुट हमारे पास शो कर रहा है। अब करना हम लोगों ने ये है कि हम लोग यहाँ पर मेन के अंदर बी यानी बेस और एक्सपोनेंट जो है वो हम लोग यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो हम लोग जल्दी से एक एक्स और एक बी हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, एक्स और बी, और एक फिर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख देते हैं जी इंटर बेस फॉर एग्जांपल बी एंड पावर या ई एक्स एक्सपोनेंट ई करना एक्स चल देते हैं, चल ठीक है, ठीक हो गया। ई या एक्स जो भी मर्जी आपकी वो कर देते हैं, बेस पावर और एक्सपोनेंट। फिर हम लोग इसको स्कैन कर लेते हैं, परसेंट
परसेंटेज डी और थोड़ा सा स्पेस दे के परसेंटेज डी यानी कि दो वैल्यू डायरेक्टली स्कैन कर लेते हैं कॉमा लगाकर। एड्रेस ऑफ एक्स बी पहले लेना है बेस और फिर उसके बाद हमने एक्सपोनेंट लेना है, तो एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि बी की पावर को बी की पावर एक्स लगानी है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमारे पास सिचुएशन ये है कि हम लोग यहाँ पर हमने ऑलरेडी फंक्शन एक डिफ़ाइन कर दिया है, वो हमारे पास क्या करेगा कि पावर खुद ब खुद लगाएगा। तो अब देखें इसके अंदर भी हमारे पास ये कॉल, अब मैं कॉल कर रहा हूँ पावर फंक्शन को, पावर फंक्शन POW। उसके अंदर मैं यहाँ पर b पास कर देता हूँ, b की वैल्यू, और x वैल्यू पास कर देता हूँ यानी b की पावर x। आप इसको अगर x पावर b करेंगे तो फिर क्या होगा कि x की पावर को वो b करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर का ख्याल रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर आप लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखना है। तो ये b की पावर x हो जाएगा हमारा, और ये आउटपुट पर हमें डिस्प्ले भी कर देगा। तो हम लोग ये करते हैं कि इसको हम लोग पहले कर लेते हैं कंपाइल के बाद हमारे पास अगर एरर नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखें जी बी की बेस और एक्सपोनेंट मांग रहा है, तो मैं फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 कर देता हूँ। जैसे एंटर करूँगा 2 की पावर 3 इक्वल्स 8 आ गया, मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया, आंसर आ गया। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम जो है वो सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है कि इस फंक्शन को, क्योंकि देखें अब हमारे पास एक फंक्शन जो है ये वाला वो बड़ा हो गया और हमारा मेन फंक्शन जो है वो छुप गया। करना क्या है, हम लोगों ने मेन फंक्शन को विजिबल रखना है कि हम लोगों ने पहले चेक ही मेन फंक्शन करते हैं। तो हम लोग इसको उठाकर मेन फंक्शन से नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं ये मेन फंक्शन से नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर एरर देगा कि पावर फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन नहीं है। वो अब क्यों ये एरर दे रहा है, वो इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि जो एक्चुअली फ़ंक्शन को लिखने की जगह होती है वो हमारे पास होती है मेन फंक्शन से पहले और इंक्लूड स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, जितनी भी इंक्लूड स्टेटमेंट है उसके बाद और मेन फंक्शन से पहले। अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि हम लोगों ने मेन फंक्शन के बाद लिखा हुआ है तो कंपाइलर को ये फंक्शन मिल ही नहीं रहा। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका हेडर कॉपी करते हैं फंक्शन का और उसको मेन से ना पहले लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेन से पहले लिख दिया और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पर आप ये जो वेरिएबल के नेम है वो ऑप्शनल होते हैं, आप ना भी लिखें तब भी ठीक है। तो आपकी अब देखेंगे कि यहाँ पर ना हमारे पास वेरिएबल बिल्कुल हेडर कॉपी किया हुआ मैंने, वाइट की तरह आ गया, पावर का POW सेम हो गया, फिर इसी तरह एंट और एंट पैरामीटर सेम हो गया। तो आप लोगों ने हेडर का ख्याल करना है कि हेडर की तरह की एक चीज़ लिखकर आप लोगों ने बिल्कुल टॉप पर लिख देनी है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप या कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हम लोग उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को कहते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक फंक्शन को कॉल करती है। तो कॉल्ड फंक्शन हमारे पास ये हो गया, ये पूरा हमारे पास कॉल्ड फंक्शन है। इस स्टेटमेंट ने इस फंक्शन को कॉल किया, तो इसका मतलब ये है कि कॉल्ड फंक्शन ये है, CALLED कॉल्ड। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को हम लोग कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, यानी उसको हमने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन मीन उसका एक्चुअल पर्पस हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इससे समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये किस तरह है। अब मैं जैसे ही इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखें अब नो एरर है। पहले ये अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो आप लोग देखें यहाँ पर एरर आ रहा था इस जगह पर लाइन नंबर 10 के ऊपर, लेकिन जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसको पता चल गया कि हमारे पास ये फंक्शन नीचे कहीं ना कहीं डिफ़ाइन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो फिर देखते हैं कि क्या इसका रिएक्शन होता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो फिर इसका देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो देखें मैं जैसे ही कंपाइल करता हूँ तो देखें इसके ऊपर वो उसने एरर दिया है कि ये जो है ना एग्जिट स्टेटस 1 है। वो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है इसमें जिसकी हमारे पास डिक्लेरेशन तो अवेलेबल है लेकिन डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों एग्जिस्ट करना ज़रूरी होती हैं, तभी हमारे पास प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें अगेन मेरे पास 3 पावर मैं लेट से 5 कर देता हूँ, 3 पावर 5 इज़ इक्वल्स टू 243। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है जी अगर हम लोग उसको डिफ़ाइन करें
फंक्शन को डिक्लेयर करें और डिफ़ाइन करें। ठीक हो गया। होपफुली आपको इसको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को अगेन समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।